हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज, आज हम लोग लुसेंट का सीरीज में आगे बढ़ने वाले हूं और पिछले क्लास में मैं गुप्त काल पूरे कंप्लीट कर दिया था। सो गाइज, आज जो है ना अध्याय आपका चैप्टर आपका 22 चलेगा और इसमें 22 में हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्धन वंश। सो गाइज, देखते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश क्या है। ये आपका पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, और यहीं से आपका आएगा हर्षवर्धन, है ना। यहीं से आपका हर्ष साम्राज्य आएगा और हर्षवर्धन आएगा। सो आज देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से क्या क्या इसका बन सकता है। तो यह गुप्त काल के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौंड वंश प्रमुख था। कहने का मतलब कि ये जो आपके गुप्त वंश के पतन के ठीक बाद कुछ नया नया वंश आए। इसमें मैत्रिक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, परवर्ती गुप्त और आपका गौंड वंश काफी फेमस हुए। तो क्या क्या याद रखना है सर? मैत्रिक वंश, है ना, मैत्रिक वंश याद रखना है, मौखरी वंश याद रखना है, मैत्रिक वंश, मौखरी वंश। फिर आपका याद रखना है पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश याद रखना है, और आपका पुष्यभूति वंश के ठीक बाद आपको याद रखना है गौंड वंश। अरे तो प्रवर्ती गुप्त है याद रखना, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्थापित हुए। अब हम समझते दोस्तों आगे की बात है। ये जो आप देख रहे हैं हर्ष एम्पायर का पूरा फिगर दिया गया, इसके बाद आपका हर्ष साम्राज्य हम आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपके प्रमुख राजा के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ इसका स्थान देख लेते हैं और इसका कुछ प्रमुख राजा हम देख लेते हैं, स्थान और कुछ प्रमुख राजा जो कि छोटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। मैत्रिक जो है आपका बल्बी गुजरात वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो मैत्रिक वंश कहाँ था? गुजरात बल्बी में था। और यहाँ का प्रमुख सदस्य भटार क्या? धर्मसेन चतुर था। तो यहाँ का जो अपन प्रमुख सदस्य था वो आपका भटार थे या धर्मसेन चतुर थे आपका। इसकी उपलब्धियाँ क्या? तो गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों में सबसे लंबा समय तक इन्होंने शासन किया था, है ना। तो ये सबसे लंबा समय तक शासन किया था मैत्रिक। इंपॉर्टेंट नहीं, बस कभी कभी इसका संस्थापक का नाम पूछ लेंगे। तो संस्थापक इसका भटार्क और प्रमुख शासक का धर्मसेन चतुर थे। और कहाँ? तो वल्लभी गुजरात में। मौखरी वंश की बात करते हैं तो कन्नौज वाला क्षेत्र में, यूपी में, है ना। यूपी में एक क्षेत्र है कन्नौज, वहीं पे हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा ये आपका प्रमुख शासक रहे। कौन कौन दोस्तों? तो हरिवर्मा एक प्रमुख शासक है, ईशान वर्मा है और आपका सर्ववर्मा जी हैं। इन्होंने हुनों पर पराजित पर पूर्वी भारत को आक्रमण से बचा लिया था। पुष्यभूति वंश की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका स्थान थानेश्वर है ना। पुष्यभूति वंश किस एरिया में है? तो थानेश्वर के क्षेत्र में पुष्यभूति वंश है। और ये पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन संस्थापक होंगे। पहले तो पुष्यभूति होंगे, है ना, पुष्यभूति वंश संस्थापक पुष्यभूति, फिर प्रभाकर वर्धन, और इसी का दो बेटा राजवर्धन और हर्षवर्धन। और ये हर्षवर्धन ही हर्ष साम्राज्य का स्थापना करेगा। ये गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राज का क्या किया था? इन्होंने स्थापना किया था। प्रवर्ती गुप्त मगध क्षेत्र में था और यहाँ का महासेन गुप्त इसका था। और मौखरियों से राजनीतिक प्रतिनिधित्वता रही, मतलब वहाँ से हमेशा इन्होंने विपक्ष में रहा। आपका एक आपका चंद्रगौड़, ये बंगाल का था, है ना। चंद्र में आपका गौड़ वंश जो था वो बंगाल में था। और इसका प्रमुख शासक शशांक है। थानेश्वर कन्नौज के बीच इसकी शत्रुता रही, दुश्मनी रही है। और शशांक से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के गया के बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था जिस पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसे हम बोलते हैं बोधि वृक्ष। और यही बोधि वृक्ष कटवाया था। कौन जी? तो आपका गौंड वंश के शासक आपका शशांक ने। अब कुछ कंसेप्ट पर और समझते हैं हम। अब समझते हैं हम पुष्यभूति वंश के बारे में, है ना। किसके बारे में? पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। इसका स्थापना किया पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति, फिर आपका प्रभाकर वर्धन, और फिर आपका राज्यवर्धन, फिर आपका हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब यहाँ पे पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला में इसकी राजधानी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी कहाँ, कैपिटल कहाँ थे, तो इनकी राजधानी थानेश्वर जो कि हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। प्रमुख शासक पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन। और यह प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक था और यह परम भटारक व महाराज धीराज की उपाधि लिया था। प्रभाकर वर्धन का विवाह हुआ
और इसका विवाह हुआ यशोमती से। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है यशोमती और इनसे 2 गो बेटा, बड़का का नाम था राजवर्धन, हर्षवर्धन, और एक बेटिया का नाम थी राजश्री। अब राजश्री का विवाह हो गया मौखरी के शासक गिरिवर्मा से, है ना, मौखरी के शासक गिरिवर्मा। यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा हम रफली मानचित्र बनाने की प्रयास करते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। माफ करिए, अच्छा बन नहीं रहा, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि इस पर कभी बनाए हम नहीं, है ना। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये अगर आपका भारत है तो ये तो गड़बड़ा गया पूरे भारत, तो कोई बात नहीं, फिगर पर चलते हैं। फिगर आपका यहाँ पे है और ये आपका फिगर है। तो ये भारत की मानचित्र यहाँ पे है और ये वाला एरिया में आपका थानेश्वर वाला एरिया में यहीं पे चल रहा था कौन वंश, तो यहीं पे चल रहा था दोस्तों पुष्यभूति वंश। और यहीं पे प्रभाकर वर्धन की बहन थी राजश्री, बोलो कौन सी जी, राजश्री थी। और यहीं पे आपका मौखरी में एक शासक था आपका गिरिवर्मा और ये गिरिवर्मा से विवाह हो गया राजश्री के। लेकिन ये मध्य प्रदेश की एरिया है और मध्य प्रदेश में एक राजा हुआ करते थे देवगुप्त, और देवगुप्त जो है उस सिर्फ प्यार करता था राजश्री से, ये राजश्री के फसेले था और राजश्री का विवाह हो गया गिरिवर्मा से। तो देवगुप्त का रे हमर वाले से बियाह कर ले रे, तोरा जान मर दे जान, है ना, तोरा मारो में एकदम चीर फाड़ कर दे। अब यह जो देवगुप्तवा था बकलोलवा, वो मार दिया गिरिवर्मा को, जाकर हत्या कर दिया। अब राजश्री तो ऐसी रह गई। राजश्री के बड़का भैया का नाम था राजवर्धन। अब राजवर्धन गुस्सा करे रे हमर बहनोवा के मार दिले रे, टपका दिए जाके एक देवगुप्तवा को। और देवगुप्तवा का दोस्त था बंगाल में शशांक, गौंड वंश का राजा, और शशांक मार दिया राजवर्धन को, हत्या कर दिया। और एगो छोटका भैया बना हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन बौराया और शशांक को मार दिया। यानी मार काट में कितना लोग मर गए, लड़के चलते, है ना। अब यही हर्षवर्धन हर्ष साम्राज्य का स्थापना करते हैं, पॉइंट में समझते हैं इसको, है ना। तो अब यहाँ पे मालवा के शासक देवगुप्त गिरिवर्मा की हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, बताए थे राजवर्धन किसको मार, देवगुप्त को मार दिया। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश था शशांक ने धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब शशांक जैन शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया का बोधि वृक्ष कटवा दिया था। अब भाई साहब वो पिटा गया, तो अब मारा कौन, हर्षवर्धन, सबको हर्षवर्धन मार दिया और हर्षवर्धन एक साम्राज्य का स्थापना किया, उसे हम बोलते हैं हर्ष साम्राज्य। कौन साम्राज्य, हर्ष साम्राज्य। और एक नया वंश की स्थापना किया हर्ष साम्राज्य, और यही आपका है हर्षवर्धन। देख कितनी एकदम पगड़ी बांध के देखिए, एकदम लाल, यहाँ है देखिए, ये मोछ एकदम गजब गजब के है ना, ये मोछी हो गई बकलोलवा के, और एक का नाम है हर्षवर्धन। और एक नया वंश बनाया और इस वंश का नाम है हर्ष साम्राज्य। क्या नाम है, हर्ष साम्राज्य, हर्षवर्धन। अब इस 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में यह शासक बन गया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में क्या बना दोस्तों, शासक बना। और यह उपाधि लिया, किसका उपाधि लिया, तो शिलादित्य की उपाधि लिया, है ना। शिलादित्य की उपाधि कौन लेता है, तो याद रखना है, शिलादित्य की उपाधि लिया हर्षवर्धन। परम भट्टारक की उपाधि लिया और राजधानी कहाँ बनाया, कन्नौज। उसके बाद उसकी बहनी राजश्री भागल थी, तो राजश्री को खोजा बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के सहयोग से, और राजश्री कहा कि तुम भी गद्दी पर बैठ जाओ, और कन्नौज वाला क्षेत्र में जहां पहले गिरिवर्मा था वहां का शासिका उसको बना दिया गया। अब इसी के शासन काल में चाइना से कोई यात्री आया, उसका नाम है हेन सांग। क्या हेन सांग, तो याद रखना दोस्तों, एक यात्री आया, यात्री का नाम है हेन सांग, और हेन सांग एक पुस्तक लिखा है, वो किताबा का नाम है सीयू की। कौन पुस्तक, सीयू की, यही ये हेन सनग है ना, हेन सांग साहब है। और ये पुस्तक का नाम क्या लिखा है, सीयू की। खूब याद रखना, हेन सांग सीयू की, हेन सांग फाइयान के पढ़ाए थे, तो फाइयान फायू की और हेन सांग सीयू की। अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था इसको, है ना। अब इसकी जानकारी जो हमें है रवि कीर्ति होल अभिलेख से मिलता है। कश्मीर छोड़कर पूरे उत्तर भारत में हर्ष का अधिकार था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट अगर कोई पूछे तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हेन सांग।
सॉरी हेनसांग बोले, माफ करिए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। अब कुछ हर्षकालीन तथ्य जो है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी दरबारी कवि, हर्षवर्धन की दरबारी कवि बाणभट्ट, और एक पुस्तक लिखा हर्षचरित और कादम्बरी। तो बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी, बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी, है ना। तो अब यहाँ पे बाणभट्ट कौन कौन पुस्तक लिखा दोस्त? तो एक पुस्तक लिखा सर हर्षचरित पुस्तक लिखा, और एक पुस्तक का नाम था कादम्बरी। और दोनों पुस्तक कौन लिखते हैं? तो दोनों पुस्तक लिखते हैं बाणभट्ट। अब यहाँ पे मयूर शतक या सूर शतक, इसके कुछ मयूर बनाए थे, मयूर शतक या सूर शतक। हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, मतलब इतिहासकार नहीं कर सकते उसको, रचनेता था, मतलब वो भी किताब लिखता था। और ये 3 पुस्तक लिखा संस्कृत भाषा में, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो कोडिंग कैसे याद रखना है? नाग को रत्न पीर लगता है, नाग को रत्न पीर लगता है, पीर लगता है, नाग को रत्न पीर लगता है। नाग से होगा नागानंद, रत्न से होगा रत्नावली, और पीर से होगा प्रियदर्शिका। तो ट्रिक बोल रहा है नाग को रत्न पीर लगता है। और इसका दरबारी कवि बाणभट्ट, काफी फेमस है बाणभट्ट। तो हर्षचरित लिखा है और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों बाणभट्ट, है ना। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म, परंतु बाद में बौद्ध धर्म या महायान मानने लगा। हर्ष के समय नालंदा महाविद्यालय महायान या बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो हर्ष के समय, ये सब पुस्तक में लिखा हुआ है कि हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो है, महाविद्यालय जो है, वह बौद्ध का शिक्षा केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयोग प्रति वर्ष, हर्ष के समय प्रयाग मतलब यूपी में जो इलाहाबाद है, प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजित किया जाता था, उसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग जो है 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ है। ये सब बातें उनकी पुस्तक जो है सीयूकी में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया गाइस? तो सीयूकी नामक पुस्तक में लिखा गया है। अब समझते हैं दोस्तों हर्षकालीन प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष पीरियड। तो हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो हर्ष के अधीनस्थ शासन करने वाले को हम महाराज बोलेंगे या महासामंत बोलेंगे। हर्ष के मंत्री परिषद मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई भागों में बटा हुआ था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय या उपकृत या राष्ट्रिक कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक या आधुनिक तहसील होते थे। इतनी सारी इनके प्रशासन डेवलप थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष में सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटली को कुंतल कहा जाता था। मतलब कि ग्राम शासन के प्रधान को ग्राम छटलिक या कुंतल कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक या दंडाडांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर चरित्र में सिंचाई के साधन को तुल्यांत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये लोकपाल बिल जो होता है ना, लोकपाल बिल से नाम सुने होंगे, तो लोकपाल जो है बिल, लोकपाल शब्द जो है हर्ष काल से लिया गया। तो प्रांतीय शासक को लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हर्ष कुछ चरित्र में आपका अनुसार कुछ मंत्री परिषद की हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले भंडी प्रधान सचिव हुआ करते थे। सिंहनाद प्रधान सेनापति हुआ करते थे। कुंतल अश्व सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख हुआ करते थे। हर्ष के समय भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपने दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। हर्ष ने आपका पदाधिकारियों को शासन पत्र, है ना, शासन पत्र या सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध के दांत लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में आपका स्थापित किया था। ये सारी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम समझते हैं
दक्षिण भारत का ये आपका जो हर्षकाल है दोस्तों, वह आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद कुछ साम्राज्य नहीं है। अब आपकी साउथ इंडिया में कुछ मेजर डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी, क्या पल्लव वंश है, उसके बाद चोल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चालुक्य वंश है। याद रखना ये चोल वो नहीं है, एक चेर चोल पांडव अलग था, ये अलग वाला है ना। तो अब यहाँ पे पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश की हम बात करेंगे। उसके बाद हम चालुक्य वंश की हम बात कर लेते हैं। चालुक्य में 3 प्रकार के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य या बेंगी के चालुक्य। तो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश की बात करते हैं, चोल वंश की बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं, चालुक्य वंश की बात करते हैं। और चालुक्य वंश में 3 प्रकार के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और अपना बेंगी के चालुक्य। तो ये कुछ 3 प्रकार का यहाँ पे दोस्तों चालुक्य देखने का मन कर रहा होगा आप लोगों का। तो आइए आपका पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य 3 प्रकार क्या क्या है, कल्याणी, वातापी और बेंगी के चालुक्य को हम डिटेल से पढ़ने की प्रयास करते हैं। गाइस सबसे पहले ना पल्लव वंश की हम बातें करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। आपसे देखिए साउथ इंडिया में अगर क्वेश्चन बनता है तो संस्थापक से, ज्यादा पूछेगा तो राजधानी से, और एक इंपॉर्टेंट पूछता है मंदिर से। बाकी सब बेखालतू है, फालतू है, फिर भी कुछ पढ़ते हैं। पल्लव वंश की बात करते हैं, संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक तो सिंह विष्णु, तो कोड याद रखना है पासी, है ना, पा से पल्लव वंश और सी से विष्णु जी याद रखना है। राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। तो राजधानी आपका कहाँ है भैया, तो आपका तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। उसके बाद राजा बना था महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन दूसरा, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन दूसरा, नर वर्मन दूसरा। कोई काम की नहीं, सब बकलोल शासक है, सब बकलोल कहेगा। यही आपका पल्लव वंश की बात हम कर लेते हैं। तो पल्लव वंश जो है ये आपका पल्लव डायनेस्टी जो है, ये आपको देखो भैया यहाँ फिगर देख लो, ये भी पल्लव वाले हैं। ये पूरा गेट देते पल्लव वालों को। आज देखिए तो ये आपकी राजधानी समझ में आ गया। पल्लव वंश से अब ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पल्लव वंश से कुछ और बातें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। मत विलास प्रहसन की रचना, हाँ एक पूछ देगा, महेंद्र वर्मन ने किया था। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर वह शैव बन गया था। कौन वर्मन की हम बात कर लिए सर, महेंद्र वर्मन की हम बात की। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, ये आपका पल्लव, पल्लव है, पलकब नहीं है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, ये पूछेगा। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ भी कहा, रथ मंदिर भी कहा गया, इसका स्थापना किसने किया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। वातापी कोंड या महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम धारण किया था। इसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आए थे, है ना। ये आपका ह्वेनसांग जो है आपका इसी के शासन काल में यहाँ पे आए थे, है ना। तो सर उस समय तो बताएं कि हर्षवर्धन, भाई साहब उत्तर में हर्षवर्धन चल रहा था, सेम टाइम में दक्षिण में चल रहा था, है ना। बात समझ में, कोरोना भी चल रहा है और मोदी कार्यकाल भी चल रहा है। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। परमेश्वर वर्मन शैव, आपका तुलनाई से शैव धर्म मानते थे। उसने लोकादित्य, एकमलब, रंजय, अंतकाम्य, उगदंड, गुभाजा आदि उपाधियां ग्रहण किया था। नहीं पूछेगा। इन्होंने मल्लापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किया था, है ना। परमेश्वर वर्मन, अरे जब बकलोवन राजा जब जानता कि बाद में हमको लोग पढ़ेगा तो इतना उपाधि का ले लिया था, लोल कहेंगे। मल्लापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण, है ना। मल्लापुरम में गणेश भगवान की मंदिर का निर्माण बहुत पूछा है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किया था। अरबों जब आक्रमण करेंगे, मध्यकालीन शुरुआत वहीं शुरू हुआ था। अरबों का आक्रमण के समय पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन दूसरा था, खूब पूछेगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक
नरसिंह वर्मन दूसरा था। उसने कांची में, एकदम फेमस है कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण से राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया। यही राज सिद्धेश्वर मंदिर है, यही मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर है कांची में, है ना। और ये आपका नरसिंह वर्मन ने इसका स्तंभ किया। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन दूसरा ने किया था। तो महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन दूसरा ने किया था। इतनी बात आपको समझ में। तो 2 मंदिर आपको याद रखना है। अगला है चोल वंश, इसको अंग्रेजी में बोलेगा चोला, है ना, चोला। और भोजपुरी में चोली, बगलोल कहीं का। संस्थापक था विजयलाल। नहीं समझ में तो विजयलाल याद रखना, विजयलाल। विजयलाल नहीं है, विजयालय है, विजयालय, विजयालय। तो चोल है विजयालय, चोल है विजयालय, तो चोल है विजयालय। और इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकला कुंचर मलन राजाराज पेरू अच्चम चे थे। फिर से एक बात देखो, ये इतना टेटर नाम ही सबके ना। कुंजामलन राजाराज पेरुथचन, हाँ, कुंजामलन राजाराज पेरुथचन ये वास्तुकार थे, जो आपका तंजावर का वास्तुकार थे। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंदड्राम की उपाधि ली। बहुत पूछता आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि, तो कोंदड्राम की उपाधि लिया था। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया राजा राज प्रथम ने। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहतास में इसको शरण लेनी पड़ी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आया। अब यहां पे क्या है, राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर के राजजेश्वर मंदिर या शिव मंदिर बनाया था। शैव धर्म रहेगा तो शिव मंदिर बनाएगा, है ना। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गांगे कोड चोल की उपाधि धारण किया। कलोत्तुंग दूसरा चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुचार ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। अब समझते हैं दोस्तों स्थानीय स्वशासन या चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता, है ना। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या क्या, तो स्थानीय स्वशासन या चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता पूर्व सर्व साधारण लोगों की आपकी समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण हेतु गांव के भूमि का अधिग्रहण करना। सभा महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरू कलम कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। एक दो बार इसको ध्यान से देखना, याद हो जाएगा, है ना। अब समझते कुछ और। फर्शी बाउंड, जो कि इतना फेमस, खाली मंदिर याद रखना। फर्शी बाउंड ने तंजौर में विश्वेश्वर मंदिर विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का संस्कृति सार निचोड़ कहा गया। चोल काल 10वीं सदी का प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। विष्णु के उपासक अलवर, शिव का उपासक न्याय संत कहलाते थे। अब समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात है ना। कुछ अभिलेख की बातें इसमें कही गई, थोड़ा कुछ देख लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट या रोल फॉलो नहीं करता है, लेकिन फिर भी देख लो भाई साहब, थोड़ा बहुत है ना। रोल फॉलो नहीं करेंगे। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे बुरा सुबह सो जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र उनकी आपका 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। वही आपका उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार इसका सदस्यता की बात कही गई है। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी का समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, ये आपकी बात कही गई है। जिसने अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें कुछ बातें कही गई है। अब समझते हैं राष्ट्रकूट वंश, जो कि इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। क्या दंतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे। कृष्ण प्रथम, बाद में ध्रुव आए, गोविंद तीसरा आए, अमोघ वर्ष आए, आपका कृष्ण दूसरा आए, इंद्र तीसरा आए और कृष्ण तीसरा आए। बस ये नाम मात्र के इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ाते हैं। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। इसकी राजधानी माणिक्यर और आपका यहाँ मानखेत
जो वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट है। एलोरा के हाँ यही तो पूछते रहे बउआ, यही पूछते हो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जिस राष्ट्रकूटों का दूसरा राजा देखिए कृष्ण प्रथम ये है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और इसका संस्थापक, बाकी कुछ तो याद नहीं रख, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आपका कृष्ण प्रथम ने आपकी करवाया था। अगला है दोस्तों, अब है ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट का शासक ध्रुव भाग लिया था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के ही समय हुआ था। एलोरा के 34वें शैलकृत गुफाएं 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध था विश्वकर्मा गुफा जिसका संख्या आपका 10 था और इसमें एक चैत्य भी है। ये आपका कुछ इस प्रकार से गुफाएं वगैरह है, ये आपका चोल शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा की गुफा में 15 विष्णु नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री, ये आपको पूछ सकता है, फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म का उपासक था। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने इस्लाम के प्रचार करने का स्वीकृत दिया था, मत इजाजत दे दिया गया था। अब समझते दोस्तों चालुक्य वंश है ना। चालुक्य वंश की बात करते तो आपका कल्याणी का चालुक्य, इसका संस्थापक है आपका तैलप दूसरा ने। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप दूसरी, राजधानी है मानखेत। क्या मानखेत? सोमेश्वर प्रथम ने मानखेत से राजधानी हटाकर कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था, है ना। तो याद रखना है कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना तैलप दूसरा ने किया था, राजधानी मानखेट बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर आपका कल्याणी कर्नाटक की ओर बना। यहाँ का प्रतापी से विक्रमादित्य चतुर्थ था। अगला पॉइंट समझते हैं, विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञवल्क्य स्मृति का व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थे। विक्रम देवचरित्र की रचना विल्हन द्वारा किया गया था। इसने विक्रमादित्य चतुर्थ जीवन पर प्रकाश डाला है। देखिए आपका ये विक्रम देवचरित्र है, आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक था जयसिंह, है ना। जयसिंह जो है वातापी के चालुक्य वंश का स्थापना किया था। राजधानी वातापी बीजापुर के निकट किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, बहुत फेमस है, यानी वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय बकलोलवाई हर्षवर्धनवा को हरा दिया और कहा कि दक्षिण के हम हीरो है, तो ले रे बकलोल दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण कर लिया। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन वातापी कोंड की उपाधि लिया, है ना, वातापी कोंड की उपाधि लिया। अब समझते हैं, उसके बाद बदामी के चालुक्य उतना फेमस नहीं है, तो एक वंश चलेगा आपका पाल वंश। और ये पाल वंश सीमावर्ती राजवंशों का कुछ बातें हैं। पाल वंश जो है अध्याय जो आपका 24 नंबर दोस्तों, और पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। इस वंश की राजधानी मुंगेर है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और गोपालवा एक ही काम किया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना। तो गोपला कौन विश्वविद्यालय का स्थापना? तो गोपला भोपला, तो गोपला उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, ध्यान रखना दोस्तों, 2 विश्वविद्यालय ही बन गया है, गोपला उदंतपुरी और धर्मपाला विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और याद रखना कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय में गुप्त वंश शासक था, है ना। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल शामिल हुआ। अगला है सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। सामंत सेन राढ़ में की थी, है ना। सेन वंश सामंत सेन ये आपका बंगाल में पड़ता, नदिया जिला लखनऊ इसका राजधानी था। सेन वंश का प्रमुख विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। दान सागर के अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। सेन शासक बल्लभ सेन ने किए थे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप से दिया था। लक्ष्मण सेन की राजभाषा
गीत गोविंद का लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक आपका धोई, और ब्रह्म सर्व का लेखक जो आपका हलायुध रहते थे। अगला है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्थापक याद रखना है। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तीसरा ने हरा दिया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। यह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में यादि वराह का उपाधि ग्रहण किया था। राजरेश्वर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। क्या? यशपाल इस वंश का अंतिम। अगला गढ़वाल या राठौर राजवंश, इसका संस्थापक राजा जयचंद्र चंद्रदेव थे। आपका वाराणसी में है ना, इसको कहेंगे जयचंद्र भी मिलेगा, कहेंगे चंद्रदेव भी मिलेगा, है ना। तो आपका हम इसको पढ़ेंगे जब मिडल इंडिया पढ़ेंगे उसमें भी। और पृथ्वीराज चौहान जो है स्वयंवर में जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को अपहरण किया था। मतलब कि जयचंद्र का बेटी थी संयोगिता। इसी संयोगिता मैडम का देन है कि भारत मध्यकालीन भारत आ गया है ना। इसका उठा कर भाग गया था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तीसरा। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। अच्छा, ये जयचंद है ना, हाँ जयचंद है। इसने गोरी को चंदावार के युद्ध में मार दिया था। तो ये आपका जयचंद जो है वो आपका इसी का पुत्री था। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, इसी का पुत्री था आपका ये आपका संयोगिता। चंद्रदेव का भतीजी था, इसका बेटी थी। आइए अब समझ दोस्तों, अगला है चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव और इसी का राजा था पृथ्वीराज चौहान। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र, बाद में अजयराज दूसरा ने अजमेर के नागर में और अपने उस राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली सदस्य विग्रहराज चतुर्थ विशल देव, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की था। उसके बाद आपका सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना किया था। पृथ्वीराज तीसरा की बात करते इस वंश का अंतिम शासक रहा चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासों में कही गई है। रणथंभौर जैन मंदिर में का शिखर पृथ्वीराज तीसरा ने बनाया था। त्राइन का प्रथम सब मिडल इंडिया ध्यान से पढ़ेंगे 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, गोरी इसमें हार गया था। त्राइन का दूसरा 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और आपकी जीत गए थे, गोरी जीत गए थे। अगला दोस्तों परमार वंश, इसका संस्थापक उपेंद्र राज है। राजधानी धारनगरी, प्राचीन राजधानी उज्जैन था। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भोज था, है ना, राजा भोज। और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील, रट लेना है, भोजपुर, लेकिन कहाँ? अरे बोलो कहाँ जी? तो भोजपुर नामक झील भोपाल के दक्षिण में। क्या भोजपुर बिहार में ना, भोजपुर ये वाला ना, है ना। कविराज की उपाधि से विजुक्त शासक थे राजा भोज। भोज अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। भोज जो है अपनी राजधानी में कौन मंदिर का निर्माण? तो सरस्वती मंदिर का निर्माण। अगला चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्थापना हुआ था। बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जेजाभुक्ति, तो कहीं कहीं इसको जेजाभुक्ति वंश भी कहा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक, है ना। इसकी राजधानी था खजुराहो। इसकी प्रारंभिक राजधानी था महोबा कलिंजर। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तब उसने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर स्थापित किया था। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर फेमस है, प्रतिहार शासक देवपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धंग ने जिगनाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कदरिया महादेव की मंदिर का निर्माण आपका धंगदेव ने करवाया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव आराधना करते हुए अपने शरीर को क्या किया था दोस्तों? आपका त्याग दिया था। अगला सोलंकी वंश, गुजरात की चालुक्य शासक। सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज प्रथम है। राजधानी अहिलवाड़ है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और भीम प्रथम महमूद गजनवी के समय सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ था। तो इसी का एक राजा था भीम प्रथम। इसी समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, जो महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण भारत पर किया था, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूट लिया था। भीम प्रथम सामंत विशल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रथम के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। उसके बाद आपका प्रसिद्ध जैन मंदिर विद्वान
हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपना 7 पूर्वजों को आपका गजारोही मूर्तियों का स्थापना किया था। उसके बाद दोस्तों आपका ये पूरे के पूरे एंशिएंट इंडिया हो गया खत्म। और अगला जो आपके थैंक यू, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमें जरूर करिए। और आप सभी लोगों को एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया। सो गाइस फटाफट मेडिवल इंडिया आप लोग का शुरुआत हो कुछ ही आपका अगला वीडियो में, तो मेडिवल इंडिया आपको मिल सकता है। सो गाइस तब तक के लिए सभी लोग एक बार लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।